हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी माय डेविल हस्बैंड के नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांगजी के रिलेशनशिप के बारे में यांग यांग को पता चल चुका था और इसलिए उसने विंग को बहुत मारा था। पर विंग बाद में खुश हो गया था कि यांग यांग ने उसके और वांगजी के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया। अब उन दोनों की लाइफ काफ़ी ईजिली चल रही थी। वांगजी और विंग यांग यांग के सामने तो नॉर्मली बिहेव करते थे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा मुड़ती, उसके पीठ पीछे उनका लवी डवी मूवमेंट शुरू हो जाता था। यंगन को सब कुछ पता था, लेकिन वो फिर भी अनदेखा करने की पूरी कोशिश करती थी। वहीं इस वक्त वांगजी जो कि एक शॉपिंग मॉल में आया था, वो वहाँ पर शॉपिंग कर रहा था। वांगजी बहुत सारी चीज़ें अपने लिए बाय करता है। वो वहाँ से जा ही रहा था कि तभी उसके स्कूल के कुछ बुलीज वहाँ आ जाते हैं। ये हमेशा से वांगजी को बुली करना चाहते थे, लेकिन वांगजी के आसपास बहुत सारे लोग रहते थे, उसके सारे फ्रेंड्स रहते थे, जिस वजह से वो कभी भी वांगजी को बुली नहीं कर पाए। वांगजी उन लोगों को देखकर समझ जाता है कि ये उसे बुली करने आए हैं। वांगजी वहाँ से जाने लगता है, तभी एक लड़का वांगजी का रास्ता रोक कर कहता है, हे लड़के रुको। जो सुनकर वांगजी अपनी भौहें उठाकर उसकी तरफ देखकर कहता है, हेलो, मेरा एक नाम है और इस तरीके से मुझे बुलाना बंद करो और दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, हटो मेरे रास्ते से। जो सुनकर वो लड़का हंसते हुए कहता है, ओ रियली, तुम्हारा एक नाम है, पर मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता और मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो बस तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। जिस पर वांगजी कहता है, क्या पूछना है तुम्हें? जिस पर वो पर्सन वांगजी से पूछता है, मुझे ये पूछना था कि जो तुमने ये कपड़े पहने हुए हैं, ये कौन सी शॉप से लिए हैं? जो सुनकर वांगजी अजीब सा चेहरा बनाता है और पूछता है, क्यों, क्या तुम्हारे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं या फिर तुम बिना कपड़ों के घूमते हो? जो सुनकर वो लड़का गुस्से से कहता है, आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बस तुमसे सीधा सा सवाल पूछा है। जिस पर वांगजी कहता है, तो इस सीधे से सवाल का जवाब है कि मैंने ये कपड़े इसी मॉल से लिए हैं, जाओ और इस शॉप से जाकर ले लो। वांगजी एक शॉप की तरफ इशारा करता है जो कि कपड़ों की ही थी और ये बोलकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है। तभी एक लड़का वांगजी को पीछे से पकड़कर खींचता है और उसे सीधा ज़मीन पर गिरा देता है। वांगजी उठता है और उस लड़के के फेस पर एक पंच मारकर कहता है, दोबारा ये ऐसी हरकतें मत करना, वरना मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारा चेहरा नहीं पहचान पाएंगे। जो सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो वांगजी को पंच मारने के लिए बढ़ता है, पर वांगजी उसकी बहुत बुरी तरीके से वहीं धुलाई कर देता है। फिर वांगजी अपने हाथ साफ करके कहता है, मुझे हल्के में लेने की तो कोशिश भी मत करना, मैं कोई स्वीट और स्वामी टाइप नहीं हूँ। हाँ, मैं दिखता ज़रूर हूँ, पर मैं ऐसा हूँ नहीं। और ये बोलकर वांगजी वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लड़के फिर से वांगजी को घेर लेते हैं और इस बार वो वांगजी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वांगजी ने उनके एक दोस्त की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की थी। वांगजी इतने लोगों को देखता है, वांगजी एक दो से तो लड़ सकता था, लेकिन वो पूरे 7 लोग थे। वांगजी उन 7 से गिर चुका था। वांगजी उन लोगों में से कुछ को तो मारता है, लेकिन बाकी वांगजी को पकड़ लेते हैं। एक पर्सन वांगजी के फेस पर एक पंच मारता है, वांगजी एक किक उसके पेट में मारता है और ऐसे ही उनके फाइट शुरू हो जाते हैं। वांगजी जो कि उनसे बच भी रहा था, उन्हें मार भी रहा था, तभी वांगजी एक पर्सन से टकरा जाता है। वो गिरते गिरते बचता है। वो पर्सन वांगजी का हाथ पकड़कर उसे खड़ा करती है। वांगजी जैसे उसे देखता है, उसे देखकर वांगजी को कुछ फैमिलियर फील होता है। तभी पर्सन उन लड़कों को देखकर घूरकर कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ ये सब? जो सुनकर वो लड़के कहते हैं, ये हमारा शिकार है, इससे दूर रहो, वरना कहीं ऐसा ना हो इसके साथ साथ हम तुम्हारी भी पिटाई कर दें। जो सुनकर वो लड़की स्माइल करके कहती है, और रियली, आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो ह्वालन को मार सके। जो बोलकर वो लड़की वांगजी को अपने पीछे करती है और उन लड़कों की वहीं पर ही धुलाई शुरू कर देती है। उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर वांगजी इम्प्रेस हो जाता है। वांगजी ने इतने अच्छी फाइटर आज तक नहीं देखी थी। तभी वांगजी को उस लड़के का नाम दोबारा याद आता है, वालिन। तभी वांगजी को याद आता है वालिन, और उसे याद आता है विंग ने यही तो नाम बताया था जो उसकी बहन के पीछे है। वांगजी अपने मन में कहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ,
और ये बोलते ही वांग जी अपनी जगह से उछल पड़ता है। वो लड़की वांग जी के पास आते ही कहती है, हे लिटिल बॉय, इस तरीके से उछलना बंद करो। जिस पर वांग जी इस लड़की की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू सो मच, आपने आज मेरी जान बचा ली। इस पर वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं। फिर वो उससे पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनकर वांग जी कुछ सोचता है और फिर धीरे से कहता है, लान वांग जी। जैसे ही वांग जी लान लगाता है, वो लड़की उसके कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो उससे पूछती है कि क्या बोला तुमने? तो वांग जी कहता है, मेरा नाम लान वांग जी है, मैं लान फैमिली का सेकंड यंग मास्टर हूँ। ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो लड़कों की तरफ गुस्से से देखती है और अपने मन में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस पर्सन को टच करने की? तुम्हें पता भी है इसकी कीमत मेरे लिए कितनी ज़्यादा है? और ये बोलते ही वो उन लड़कों के पास जाती है और उन्हें और मारती है। उन लड़के जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पिट चुके थे, अब और ज़्यादा पिट कर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तभी वांग जी उस लड़की से कहता है, वैसे क्या आप मुझे जानती हैं? जो सुनकर वो लड़की वांग जी को देखती है, जिसके फेस पर थोड़ी चोट लगी थी। वांग जी को एक छोटी सी मेडिकल शॉप पर लेकर जाती है। वहाँ वांग जी के वाउंड्स पर मेडिसिन अप्लाई करवाती है और फिर वांग जी से को उसके घर छोड़ते कहती है, तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। जिस पर वांग जी उसकी कार में बैठ जाता है। वो लड़की कार चलाते हुए कहती है, मेरा नाम हुआलिन है, मैं हुआचिंग की छोटी बहन हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ हुआलिन, मैंने ये नाम सुना है। जिस पर वो लड़की कहती है, सुना होगा, मेरे गगा तुम्हारी बहन के बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो सुनकर वांग जी कहता है, हाँ हाचिंग गगा को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर वो उस लड़की की तरफ देख कर कहता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वांग जी ये बातें अपने मन में ही सोच रहा था, उसके मन में तो तितलियाँ उड़ रही थी। वांग जी उसे अपने घर लेकर जाता है। वो लड़की जाने लगती है। तभी वांग जी कहता है, आज आपने मेरी बहुत मदद की, चलिए आप मेरे घर के अंदर आइए। वो लड़की मना करने ही वाली थी। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ चलिए ना, आप मेरी दी से भी मिल लीजिए, वो आज घर पे ही है। ये सुनते ही उस लड़की की आंखें चमकने लगती हैं और वो वांग जी के साथ उसके घर आती है। वहीं यांग यांग जो कि स्टेयर्स से नीचे आ रही थी, दरवाज़ा खुलने के वजह से वो उस तरफ देखती हैं जहाँ वांग जी अंदर आ रहा था। वांग जी के फोरहेड पर बैंडेज लगी हुई थी, हाथ पर भी। ये देखकर यांग यांग जल्दी से वांग जी के पास आकर कहती है, वांग जी क्या हुआ? लानजान क्या हुआ? ये तुम्हें चोट कैसे लगी? बताओ, किसने किया ये सब? बच्चा बताओ। जो सुनकर वांग जी अपनी बहन को सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। जिस पर यांग यांग गुस्से से कहती है, किसकी हिम्मत हुई और वो कौन सा मॉल था जिसमें ऐसी हरकतें हुई? मैं उस मॉल को आज ही बंद करवा दूंगी और उस जिस कंपनी का वो मॉल है उसे बैंकरप्ट करा दूंगी। जो सुनते ही वांग जी अपनी बहन के गुस्से को शांत करता है। फिर कहता है, आज तो मैं बाल बाल बचा। आपको पता है दी, वो लोग बहुत ज़्यादा बुरे थे, लेकिन इन्होंने मेरी बहुत मदद की, इनकी वजह से मैं बच पाया। जो सुनकर यांग यांग उस तरफ देखती है जहाँ वांग जी इशारा कर रहा था। वहाँ एक पर्सन आ रही थी जिसने वाइट कलर का कोट पहना हुआ था, जो कि लॉन्ग कोट था। उसके नीचे उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, साथ में पैंट्स भी। वो लड़की आराम से चलते हुए अंदर आ रही थी। उसको देखते ही यांग यांग की आंखें पहले बड़ी फिर छोटी हो जाती हैं। यांग यांग उससे अपनी नज़रें फेरती हैं। वहीं वो लड़की तो यांग यांग को देखकर अपनी बत्ते से दिखा रही थी। उसके दांत साफ साफ चमक रहे थे, उसकी आंखें बता रही थी यांग यांग को देखकर उसकी खुशी कितने आसमान पर चढ़कर बैठी है। तभी यांग यांग उन दोनों के लिए पानी मंगाती है। वांग जी उठते कहता है, दी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने के लिए। जो सुनकर यांग यांग हाँ में सर हिलाती है। एक सर्वेंट वांग जी को उसके रूम में लेकर जाता है। तभी यांग यांग बिना उस लड़की को देखे कहती है, थैंक्स मेरे भाई की मदद करने के लिए। तभी वो लड़की यांग यांग का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन यांग यांग अपने हाथ को पीछे कर लेती है। देखकर वो लड़की पाउट बनाकर कहती है, आखिर ऐसी भी क्या नाराज़गी जो तुम एक नज़र मुझे देख भी नहीं सकती। जो सुनकर यांग यांग कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने आई हो? और वैसे भी अगर तुम यहाँ पर चाइना आ ही चुकी हो तो तुम्हें मेरे भाई से मिलने के बाद वहाँ से चला जाना चाहिए था। जो सुनकर वो लड़की कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई की मदद की, क्या तुम मुझसे इस तरीके से बिहेव करोगे? क्या तुम मुझे अपने हाथ का खाना भी नहीं खिला सकती? जो सुनकर यांग यांग
फाइनली उसकी तरफ देखती है। जैसे ही यांग यांग उसकी तरफ देखती है, वो लड़की और भी ज़्यादा ब्राइटली स्माइल करने लगती है। तभी यांग यांग उसे देख कर कहती है, तुम जोकर लग रही हो, इस तरीके से हंसते हुए। जिस पर वो लड़की कहती है, कुछ तो तुम्हें लगी ना, मैं जोकर ही सही। फिर वो यांग यांग के पास जाकर कहती है, वैसे बहुत टाइम हो गया तुम्हें देखे, पूरे 3 साल हो गए हमें एक दूसरे से मिले हुए। इस पर यांग यांग कहते हैं 3 साल। जो बोलकर यांग यांग वहाँ से जाते कहते हैं, अब तुम्हें जाना चाहिए, वैसे भी बहुत टाइम हो गया। जो सुनकर वो लड़की कहते हैं, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम दे दिया ना मैंने तुम्हें, पूरे 3 साल दिए हैं मैंने तुम्हें, 3 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया है। जिस पर यांग यांग रुक जाती है और कहती हैं, मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हारा इंतज़ार बेकार है। जिस पर लड़की थोड़ा गुस्सा और उदासी के साथ कहती है, आखिर तुम ऐसी क्यों हो, क्यों तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिस पर यांग यांग कहती है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती। जिस पर वो कहती है, कभी तुम्हारा भाई भी किसी की लाइफ में जाएगा, कोई उसकी लाइफ में आएगा, क्या तुम पूरी लाइफ अकेला रहना चाहती हो। इस पर यांग यांग कहते हैं, मैं पूरी लाइफ अकेला ही रहना चाहती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जिसे सुनकर हॉलन गुस्से से कहती है, लेकिन मुझे है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पर यांग यांग कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। तभी हॉलन उसके पीछे आते हुए कहती है, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। ये यांग यांग उसे फुल टू इग्नोर मारती है, वहाँ से चली जाती है। और वही हॉलन बस उसे जाते हुए देख कर कहती है, इस पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं 3 साल पहले तुम्हें छोड़कर चली गई, मेरी बेवकूफ़ी थी जब मैंने तुम्हारी बात मानी, मुझे लगा तुम सुधर जाओगी, लेकिन नहीं, सुधरना तो बहुत दूर की बात है, अब तो तुम और भी ज़्यादा बिगड़ चुकी हो। फाइनली अब मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से वापस आऊँगी और इस बार देखती हूँ कौन तुम्हें मुझसे बचाता है। इस बार तो तुम मेरे प्यार के जाल में गिरोगी नहीं, बुरी तरीके से फंसोगी। जो बोलकर हॉलन वहाँ से चली जाती है। वही वांग जी 2nd फ्लोर से ये सब कुछ देख रहा था बहुत मज़े से। उसे तो मौका चाहिए था हॉलन को अपनी बहन से मिलाने का। वांग जी अपने मन में कहता है, हाँ केमिस्ट्री शुरू हो गई। वो विंग को मैसेज करता है, मैंने काम कर दिया हूँ। इस पर विंग उसे कॉल कर पूछता है, क्या किया तुमने, क्योंकि उसे पता था ये लिटिल शैतान कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है। तो वांग जी उसे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। विंग गुस्से से कहता है, मुझे उस मॉल का नाम बताओ। जो सुनकर वांग जी कहता है, हे चिल, तुम और दी एक जैसे हो, मैंने भी जब उन्हें ये बताया वो भी यही कह रही थी, चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। लेकिन विंग फ़ोन रख देता है। वांग जी फिर से उसे फ़ोन करता है। विंग फ़ोन उठाकर कहता है, क्या बात है। जिस पर वांग जी कहता है, मुझे तुम्हें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी। जिस पर विंग कहता है, बोलो। जिस पर वांग जी कहता है, तुम्हें पता है मुझे मॉल में हॉलन मिली। ये सुनकर विंग कहता है, तो क्या हुआ। जिस पर वांग जी कहता है, उसने मेरी मदद की, मैं उसे घर लेकर आया और मैंने उसे दी से मिलाया। तुम्हें पता है उन दोनों की बातें हुई। ये सुनकर विंग कहता है, बातें नहीं, झगड़ा हुआ होगा, तुमने अच्छे से सुना नहीं होगा, पक्का तुम्हारी बहन ने उसे इग्नोर किया होगा। हॉलन गुस्से से वहाँ से चली गई होगी। सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें कैसे पता। जिस पर विंग कहता है, हम बहुत बार कोशिश कर चुके हैं, हमेशा यही रिजल्ट आता है, इस बार भी यही आएगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, इस बार ये रिजल्ट नहीं आएगा, इस बार पक्का इम्प्रूवमेंट होगी, मैं उन दोनों को एक करके रहूँगा। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है इस पर तुम ट्राई कर लो, हम तो थक चुके हैं ये कर करके। जो सुनकर वांग जी पाउट बनाकर कहता है, मैंने तुमसे ये कहने के लिए नहीं कहा कि तुम मुझे डिमोटिवेट करो, मुझे मोटिवेट करो ताकि मैं अपने इस मिशन में सक्सेसफुल हो सकूं। लेकिन विंग कहता है, ठीक है सक्सेसफुल होना। जो सुनकर वांग जी कहता है, क्या बात है तुम इतना अपसेट साउंड क्यों कर रहे हो। इस पर विंग कहता है, कुछ नहीं बस काम कर रहा हूँ, थोड़ा सर दुख रहा है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे ऑफिस में आऊँ। ये सुनकर विंग कहता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर वो थोड़ा रुक कर कहता है, तुम आ सकते हो। जिस पर वांग जी कहता है, वाह, पहले बिल्कुल भी नहीं और अब अचानक आ सकते हो, क्यों। जिस पर विंग कहता है, मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाऊंगा। जिस पर वांग जी कहता है, लेकिन क्यों। जिस पर विंग कहता है, चेक कराने के लिए, कहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत चीज़ें तो नहीं चली गई, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। ये सुनकर वांग जी पाउट बनाता है। तभी विंग कहता है, पाउट मत बनाओ। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने पाउट बनाया है। ये सुनकर विंग कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम्हारी हर हरकत को जानता हूँ, जब भी तुमसे कुछ ऐसा कहता हूँ तुम पाउट बना लेते हो।
और जब तुम पाउट बनाते हो तो मेरा मन करता है कि मैं उस पाउट को खा लूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है मैं फ़ोन रख रहा हूँ। विंग ये सुनकर बस हल्का सा हंसता है। वांग जी फ़ोन रख देता है और फिर विंग को थोड़ा कोसता है, अपने मन में उसे थोड़ा सुनाता है और फिर जाकर अपने रूम में बेड पर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ वालिन जो कि कार चला रही थी, वो तो आज काफ़ी अच्छे मूड में थी। वो अपने घर आती है, वो देखती है शीलन घर पर खाना बना रहा है। वो शीलन की हेल्प करती है। शीलन उसे इतना खुश देखकर कहता है वैसे आज तुम इतनी खुश हो, क्या कोई स्पेशल चीज़ हुई है? जिस पर हॉलन कहते हैं बहुत स्पेशल। जिस पर शीलन कहता है मैं अंदाज़ा लगाऊं। जिस पर हॉलन कहती है ट्राई कर लो। इस पर शीलन अंदाज़ा लगाने लगता है। तभी वाचिंग आते हुए कहता है ये यांग यांग से मिली होगी, इसके लिए उससे स्पेशल और क्या हो सकता है। ये सुनकर हॉलन वाचिंग के पास जाते हुए कहते हैं सीरियसली गोगा आप सच में जीनियस हो, आपको कितनी जल्दी पता चल चुका है कि मैंने क्या किया है और मुझे क्या हुआ है। ये सुनकर वाचिंग कहता है इस दुनिया में सिर्फ एक वही है जो तुम्हें इस तरीके से पागल कर सकती है। ये सुनकर हॉलन कहते हैं क्या करूं मैं, आखिर मुझे आज भी हमारी वो पहली मुलाकात जो याद है, उसका वो लुक आय हाय आज भी मेरे दिल में छुरियाँ गिराता है। ये सुनकर वाचिंग कहता है सपनों से बाहर आओ, वो कभी तुम्हें नहीं मिलने वाली। जिस पर हॉलन कहती है ब्रदर प्लीज़ अच्छा ना है तो कुछ इतना बुरा तो मत बोलो। ये सुनकर वाचिंग बस अपनी आंखें घुमाता है। फिर वो लोग साथ में अपना डिनर एंजॉय करते हैं। तभी हॉलन कहते हैं गगा क्यों ना हम कल लान हाउस चले डिनर के लिए। जिस पर वाचिंग कहता है तुम्हें उसे देखने का एक और मौका चाहिए। जिस पर हॉलन कहती है गगा हम आपकी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, इतना तो चलता है। तभी शीलन कहता है वाचिंग तुम्हें इसके लिए इतना तो करना चाहिए। ये सुनकर वाचिंग अपना फ़ोन निकालता है, यांग यांग को कॉल करता है, उससे डिनर के लिए पूछता है। यांग यांग भी हाँ कर देती है क्योंकि ये चीज़ वांग जी उसके पास बैठकर सुन रहा था और वांग जी ने उसे धमकी दी थी कि वो हाँ ही करेगी, इसलिए यांग यांग ने हाँ कर दी। और वहीं वाचिंग की ये बात सुनकर हॉलन तो बहुत खुश हो गई। वो अभी जाकर अपने कपड़े चूज़ करने लगी कि वो कल क्या पहन कर जाएगी। मैंने उसकी खुशी देखकर शीलन कहता है मैंने आज तक इसे इतना खुश नहीं देखा। जिस पर वाचिंग कहता है इसके नाम से ही इतनी खुश हो जाती है, अगर इसे वो मिल गई ये तो पागल हो जाएगी। ये सुनकर शीलन कहता है हाँ सही कहा। वो दोनों फिर ऐसे ही कुछ बातें करते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग से बात करता है, वो भी पूरी रात। उन्हें तो रात का पता ही नहीं चलता कि कब रात दिन में बदल जाती है। ऐसे ही शाम के वक्त वो सब लोग डिनर के लिए आते हैं। वाचिंग वालिन शीलियन ये सब लोग डिनर पर आते हैं, लेकिन वो शॉक हो जाते हैं जब वो वहाँ पर विंग को और उसके साथ मोरन को लिu बिंगे को शेन चेंचू को इन सब को वहाँ मौजूद देखते हैं। ये देखकर हॉलिन मुंह बनाती हैं क्योंकि वो समझ गई थी ये सब यांग यांग का किया धरा है। वो सब लोग डिनर करते हैं जहाँ हॉलिन बस यांग यांग को देख रही थी और वहाँ बैठे सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वहीं विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे और ये चीज़ देखकर वाचिंग और बाकी सब भी समझ चुके थे कि पक्का यहाँ और खिचड़ियाँ भी पक चुकी हैं। वहीं वांग जी और विंग थोड़ा दूर चले जाते हैं खाना खाने के बाद एक दूसरे से बात करने के लिए। बाकी सब अपने आप में ही बिजी थे, इसलिए कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। मोरन अपने फ़ोन पर लगा हुआ था अपने पार्टनर से बात करने पर। बाकी सब भी अपने फ़ोन पर लगे हुए थे बात करने के ऊपर। वैन केशिंग जो कि यहाँ नहीं आया था, यांग यांग उससे फ़ोन पर बात कर रही थी। वैन केशिंग उसका दोस्त है, लेकिन वो अभी फ़ॉरेन में है, जो कि उसके अपने काम को देख रहा है। उसका पार्टनर जाओ जिशु भी उधर ही है। वो लोग अभी इसी पर ही बात कर रहे थे। यांग यांग उससे कुछ और चीज़ें भी बता रही थी अपनी कंपनी की, ताकि वैन केशिंग उसे सॉल्व कर सके। वैन केशिंग इसके लिए पहले तो नहीं मानता, लेकिन फिर मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ लान वांग जी और विंग जो कि एक दूसरे से बात कर रहे थे और प्यार कर रहे थे। इन दोनों को कुछ लोग छुप कर देख रहे थे, जो कि और कोई नहीं वाचिंग और बाकी सब थे। ये सब देखकर वाचिंग अपने मन में कहता है पक्का विंग बहुत पिटने वाला है। यह सुनकर शीलियन कहता है मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था, विंग हॉस्पिटल गया था।
इस पर लियो बिंगे कहता है पक्का यांग यांग ने इसे मारा होगा। ये सोचकर वो कहते हैं लगता है उसे इनके बारे में पता चल चुका है। जो सुनकर वाचिंग कहता है लेकिन उसने एक्सेप्ट कैसे किया। वो सब लोग इसी बारे में बात करते हैं कि आखिर यांग यांग ने विंग को वांगजी के लिए कैसे एक्सेप्ट कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ यांग यांग जो कि फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी उसे फील होता है कि किसी ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है। वो उस तरफ देखती है तो वहाँ पर वालिन थी जो कि उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ को धीरे धीरे टच कर रही थी। ये देख कर यांग यांग अपने हाथ को झटक लेती है और वो बाद में बात करने का कहकर वालिन की तरफ घूर कर देखती है। ये देख कर वालिन उससे दीवार पर पुश करके उसके करीब आते हुए कहती है आखिर तुम कब तक ऐसे बिहेव करने वाली हो। मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे करीब जा सकूँ, लेकिन एक तुम हो कि हमेशा मुझे खुद से दूर करती हूँ। ये सुनकर यांग यांग अपनी आंखें घुमाती है, लेकिन वालिन उसकी एक नहीं सुनती। वो उसे किस करने वाली थी, लेकिन यांग यांग वहाँ से हट जाती है। वालिन गुस्से से उसे देखती है। यांग यांग वहाँ से जाते हुए कहती है अपनी हरकतें किसी और के सामने करना। जिस पर वालिन कहती है क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। जिस पर यांग यांग कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर वालिन कहते हैं आखिर मैंने ऐसे क्या किया है जो तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। जिस पर यांग यांग रुक कर उसकी तरफ देखती हैं। वालिन काफ़ी सीरियस थी। वो उसे देखकर कहती हैं मैं तुम्हारे लिए इतने टाइम से वेट कर रही हूँ। अगर कभी किसी दिन मेरा वेट करने का मूड ख़त्म हो गया, उस दिन मैं एक पल भी तुम्हारा वेट नहीं करूँगी। तुम देखती रह जाओगी और मैं किसी और के साथ चली जाऊँगी। जो सुनकर यांग यांग उसे देखती है। वालिन थोड़ा सीरियस होकर कहते हैं मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। अगर अब तुमने मुझे एक चांस नहीं दिया तो फिर तुम देखती रह जाना और मैं किसी और को चूज़ कर लूँगी। उसके बाद मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। तुम्हें पूरी लाइफ अकेला रहना है ना, फिर अकेली ही रहना। कोई भी तुम्हारे आसपास नहीं होगा। वांग जी किसी और के साथ चला जाएगा। मुझे पता चला है वांग जी विंग को पसंद करता है। वो दोनों डेट कर रहे हैं, वो दोनों साथ हो जाएंगे और तुम इस पूरे लैंड मैंशन में अकेले रह जाओगी। कोई तुम्हारे आसपास नहीं रहेगा। वांग जी चला जाएगा, किसके लिए तुम रहोगे फिर। जिस पर यांग यांग वहाँ से जाते हुए कहती है मुझे अकेला ही रहना है। जिस पर वालिन उसे टाइटली पीछे से हक कर लेती है। यांग यांग उसके हाथ को हटाने की कोशिश करती है, तभी वालिन कहती है क्यों कर रही हो तुम खुद के साथ ऐसा। हाँ, किस चीज़ की सज़ा दे रही हो खुद को। क्या तुम खुद को इस चीज़ की सज़ा दे रही हो कि तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाई। उस वक्त तुम सिर्फ 10 साल की थी, बहुत छोटी थी तुम। कैसे तुम उन्हें बचा पाती। कब तक खुद को इस चीज़ की सज़ा दोगी, खुद को अकेला रखोगी। जो सुनकर यांग यांग रुक जाती है। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में टाइट हो जाते हैं। वालिन उसे और भी टाइटली हक करके कहती है मुझे पता है ये पनिशमेंट तुम खुद को दे रही हो। तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाई, इस चीज़ की पनिशमेंट दे रही हो ना खुद को। मुझे पता है, मुझे सब पता है। जो सुनकर यांग यांग चिल्ला कर कहती हैं तुम्हें कुछ नहीं पता। जिस पर वालिन कहती है मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। आखिर तुम क्यों खुद को पनिश कर रही हो। तुम अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाई। वांग जी, तुमने वांग जी को इतने अच्छे से ग्रो किया कि तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं कर पाते। तुमने सब कुछ किया। तुमने अपने लैंड एम्पायर के बिज़नेस को, छोटे से बिज़नेस को इतना बड़ा बना दिया। छोटी सी उम्र में तुमने इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी तुम्हारा गिल्ट आज तक ख़त्म नहीं हुआ। तुमने अपने पेरेंट्स की डेथ देखी और इस चीज़ का ब्लेम तुमने खुद पर ले लिया। तुम कब समझोगी वो सब तुम्हारी गलती नहीं थी, वो सब तुम्हारी गलती नहीं थी। और ये बोलते हुए वालिन भी रोने लगते हैं। यांग यांग टर्न होती है और उसका कॉलर पकड़ कर कहती है मैंने कहा चुप रहो, हो जाओ। तुम कुछ नहीं जानती। जिस पर वालिन कहती है मैं सब जानती हूँ। मैंने सब कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है, सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया है, सब कुछ पता है मुझे सब कुछ पता है। मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स को किसने मारा था और तुम उन सबको मार चुकी हो। बस उनमें से कुछ पर्सन्स बचे हुए हैं, तुमने उन्हें ज़िंदा छोड़ा हुआ है। लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारे पेरेंट्स मर गए, उनके साथ साथ तुमने खुद को क्यों मार रखा है। कब तक खुद को ऐसी सज़ा दोगी। मुझे चांस मत दो, चलो मुझे चांस मत दो, चलो छोड़ो ये सब, लेकिन प्लीज़ खुद को तो सज़ा मत दो। तुम्हें इस तरह देख कर मुझे कितनी तकलीफ़ होती है और उन्हें कितनी तकलीफ़ होती होगी जिन्हें तुम प्यार करती हो, जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं। उनको कितनी तकलीफ़ होती होगी तुम्हें इस तरीके से देखकर। खुद को मारना बंद करो। जो सुनकर यांग यांग उसकी तरफ देख रही थी, वालिन
रोते हुए ये सब बोल रही थी। यांग यांग उसके हाथ को खुद से दूर करती है और वहाँ से चली जाती है। हुआलिन उसके जाते ही ज़मीन पर बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर हुआचिंग और शीलियन आता है। शीलियन उसे संभालता है। हुआलिन उसे हक करके कहती है आखिर वो क्यों करती है ऐसा गगा, क्यों क्यों उसने खुद को उस शील्ड में कैद कर रखा है, कब तक वो ऐसे रहेगी। मुझे तकलीफ़ होती है उसे ऐसे देखकर। उसका दर्द किसी को नहीं दिखता लेकिन मुझे दिखता है। वो अपने आंसू छुपाती है, मुझे दिखता है। मैं चाहती हूँ कि वो एक बार रोए, एक बार वो अपने दुख को बाहर निकाले, अपने दर्द को बाहर निकाले। जिस पर वाचिंग बस उसे समझाता है। वाचिंग उसे समझाते हुए कहता है तुम उसकी शील्ड को नहीं तोड़ सकती, उसने खुद को कैद कर रखा है। जब तक वो ना चाहे कोई भी उसके इमोशन को टच नहीं कर सकता। ये सुनकर हालन और भी ज़्यादा रोने लगती है। शीलन और वाचिंग उसे संभाल कर लेकर जाते हैं। वहीं वांग जी जो कि अपने प्यार में खोए हुए थे, थोड़ी देर बाद वो अंदर आते हैं। वो देखते हैं घर में कोई नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। ये देखकर विंग को थोड़ा अजीब लगता है। विंग इधर उधर देखता है, यहाँ यांग यांग कहीं नहीं थी। ये देखकर विंग को कुछ अजीब लगता है। विंग सीधा टेरेस पर जाता है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता। वांग जी भी विंग के पीछे जाता है। विंग बहुत स्पीड से चल रहा था। विंग दौड़ते हुए टेरेस पर जाता है। वहीं वांग जी भी इसके पीछे जाता है। विंग उसे रोकता है लेकिन वांग जी कहता है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। विंग उसे कहता है तुम दूर रहना। इस पर वांग जी मान जाता है। वांग जी टेरेस के दरवाजे पर ही रुक जाता है। दरवाज़ा खुला हुआ था। वांग जी अंदर आता है और वहीं रुक जाता है दरवाजे पर। विंग आगे जाता है। वो देखता है अंधेरे में यांग यांग खड़ी है। ये देखकर विंग उसके पास जाता है और धीरे से कहता है यांग यांग। तभी यांग यांग टर्न होती है। विंग बिना कुछ कहे जाकर उसे हक कर लेता है। ये देखकर वांग जी शॉक हो जाता है। तभी विंग यांग को हक करके कहता है शांत हो जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जिस पर यांग यांग कोई जवाब नहीं देते। विंग उसे टाइटली हक करे रखता है लेकिन यांग यांग का कोई मूवमेंट नहीं आता। यांग यांग बिल्कुल ऐसे ही रहती है। ऐसे ही विंग उसे कम से कम 20 मिनट तक हक करे रखता है। फिर यांग यांग विंग को खुद से दूर करके कहती है मैं ठीक हूँ। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है लेकिन यांग यांग वहाँ से चली जाती है। वो बाहर आती है। वो देखती है कि वांग जी दरवाजे पर खड़ा है। ये देख कर यांग यांग उसका हाथ पकड़ कर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो लानसान। जिस पर वांग जी कहते हैं कुछ नहीं दी वो मैं बस। जिस पर यांग यांग कहते हैं जाओ अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। इस पर वांग जी ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। वो एक नज़र अपनी बहन को देखता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल थे, कोई एक्सप्रेशन नहीं था उसके फेस पर, लेकिन उसकी आँखें लाइट कलर की रेड हो चुकी थी। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल हो रही थी। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। आखिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वांग जी से छुपाई जा रही है। वांग जी अपने रूम में जाता है। वो विंग को मैसेज करता है मेरे रूम में आओ। लेकिन विंग उसे मैसेज करता है मैं नहीं आ सकता, मैं घर जा रहा हूँ। ये देखकर वांग जी को कुछ समझ में नहीं आता। वो देखता है कि विंग की कार उसके घर से जा चुकी है। ये देखकर वांग जी अपने बेड पर लेट कर कहता है मेरी पास्ट लाइफ में मुझे बस मेरी बहन की और इन सब की डेथ के बारे में पता है, लेकिन मेरी बहन को क्या हुआ है। ये सोच कर वांग जी इस बारे में सोचने लगता है। वो अपनी बहन से बात करना चाहता था लेकिन वो देखता है कि उसकी बहन ने अपने आप को रूम में लॉक कर रखा है। वहीं दूसरी तरफ हालन भी रोते रोते सो जाती है। बहुत कुछ बोल रही थी लेकिन उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आती क्योंकि वो आधे लफ्ज़ बोल रही थी, आधे शब्द बोल रही थी और उन्हें बीच में तोड़कर फिर से कोई और शब्द शुरू कर देती। ऐसा लग रहा था वो बोलना कुछ चाहती है लेकिन उसकी ज़बान उसका साथ ही नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग अपने आप को रूम में लॉक करके उसके सहारे बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। यांग यांग के दिमाग में वो टाइम चलता था जब उसके पेरेंट्स ज़िंदा थे, जब लैन कुरैन और लैनी दोनों ज़िंदा थे। वो दोनों अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे। यांग यांग उस समय हंसती थी, खिलखिलाती थी। वो भी वांग जी की तरह ही थी, खूब हंसती थी, खेलती थी, खिलखिलाती थी। वो इंट्रोवर्ट नहीं थी, उसे भी खुश रहना आता था, खुशियाँ बांटनी आती थी। उसे भी प्यार का मतलब पता था, सब पता था उसे। वो सिर्फ 10 साल की थी। 10 साल की वो अपने पेरेंट्स के साथ बीच पर गई थी। वो लोग बीच पर घूम फिर कर मज़े कर कर वापस आ रहे थे। यांग यांग के हाथ में एक कॉटन कैंडी थी जिसे वो खा रही थी। उसके साथ उसका 5 साल का भाई बैठा हुआ था। वांग जी
वांग जी जो कि उसके पास बैठा हुआ था, यांग यांग उसे भी कॉटन कैंडी खिला रही थी। और दोनों खाते हुए गुनगुनाते हुए एक दूसरे से मजाक करते हुए आ रहे थे। जैसे ही वो घर आते हैं, लैन कुरैन और उनकी वाइफ घर से बाहर से सारा सामान निकाल रही थी कि तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। यांग यांग को कुछ समझ में नहीं आता। वो वांग जी को देखती है जो कि उसकी गोद में सर रख के सो गया था। रास्ता लंबा था। वो बाहर आकर देखती है उसके फादर जो कि ब्लड से कवर थे, वहीं उसकी मदर जो वहीं बैठी हुई थी, उनके सीने पर किसी ने वार किया था। उसकी मदर की चेस्ट में एक नाइफ डली हुई थी। वहीं उसके फादर के सर से खून निकल रहा था। उनके सर के आर पार एक गोली जा चुकी थी। यांग यांग इधर उधर देख रही थी, तभी उसने देखा कि एक पर्सन जो वहीं खड़ा है, उसने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी है। उसका फेस दिख नहीं रहा क्योंकि उसके फेस पर उसके बाल आए हुए हैं। हल्की सी रोशनी थी क्योंकि अंधेरा हो चुका था। यांग यांग उस अंधेरे में पहचान नहीं पा रही थी। वो पर्सन लैन कुरैन पर वार कर रहा था, बार बार गोलियां चला रहा था। लैन कुरैन मर चुके थे पर उनकी बॉडी गोली से थोड़ी सी ऊपर उछलती थी। तभी लैनी ने धीरे से, जो कि यांग यांग के पैरों के पास ही थी, धीरे से यांग यांग के कपड़े पकड़े। यांग यांग के कपड़ों पर उसके मदर का ब्लड लगा हुआ था। यांग यांग ये नज़ारा अपनी आंखों से देख रही थी। तभी लैनी धीरे से कहती है, जाओ वांग जी को लेकर जाओ यहाँ से, जाओ भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। तुम्हें वांग जी को लेकर जाना होगा, उसे बचाओ, कुछ नहीं होना चाहिए। जो सुनकर यांग यांग अपनी मदर को देखती है जो कि ऑलमोस्ट डेथ की कगार पर थी। यांग यांग वांग जी को देखती है जो सो रहा था। वो उसे उठाती है, अपने सीने से लगाती है और हाथ से लेकर उस घर के अंदर भाग जाती है। यांग यांग जैसे ही घर में आते, घर का सारा सामान टूटा हुआ था, जैसे कोई अंदर आकर कुछ ढूंढ कर गया हो लेकिन उसे कुछ नहीं मिला हो। पूरा घर तहस नहस था लेकिन घर में कोई शख्स नहीं था। ज़मीन पर सर्वेंट्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स मरे हुए थे। ये सब देखकर 10 साल की यांग यांग ने छोटे से 5 साल के वांग जी को अपने सीने से लगा रखा था। वो उसे लेकर अपने रूम में जाते हैं। उसका रूम भी इसी कंडीशन में था। यांग यांग वांग जी को लेकर अपने कपड़ों की अलमारी में छुप जाती है। तभी उसे कुछ कदमों की आहट आती है। यांग यांग अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेती है, वांग जी को अपने आप से छुपा लेती है। उसे देखता है कि कोई कमरे में आकर कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता वो पर्सन वापस चला जाता है, लेकिन वो कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ कर जाता है। ऐसे ही पूरा एक दिन बीत जाता है। यांग यांग उस अलमारी से बाहर नहीं निकली। एक दिन के बाद यांग यांग उस अलमारी से बाहर आती है। उसकी कंडीशन ठीक नहीं थी क्योंकि उसने एक दिन तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस वांग जी को बचा कर रखा। वांग जी जो कि बीच में उठा था, यांग यांग ने उसे चुप करा दिया। उसका भाई बेहोश हो चुका था क्योंकि उसने भी तो कुछ खाया पिया नहीं था। यांग यांग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर यांग यांग के डैड के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो वांग जी का इलाज करते हैं, यांग यांग की केयर करते हैं। यांग यांग एक हफ्ते तक उनके साथ रहती है और एक हफ्ते बाद वो अपने घर वापस आती है। उसके घर को वो देखती है कि वो बहुत बुरी कंडीशन में है। यांग यांग उस घर को फिर से ठीक करवाती है। यांग यांग 10 साल की थी लेकिन वो बहुत स्मार्ट थी, बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थी, हर चीज़ में टॉपर थी वो, इसलिए उसने सब कुछ ठीक किया। उनके जो रिश्तेदार थे वो सब कुछ हड़पना चाहते थे, लेकिन यांग यांग के फादर, जिन्होंने अपने ज़िंदा रहते ही बहुत कम टाइम में अपनी एक वसीयत बना दी थी जिसके अकॉर्डिंग उनके बच्चों की जायदाद उनके अलावा और कोई ले ही नहीं सकता, वरना सारी जायदाद ट्रस्ट में चली जाएगी और उनके बच्चों को कुछ हुआ तो भी सब कुछ ट्रस्ट में चला जाएगा। ये देखकर सारे रिश्तेदारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया, हर कोई पीछे चला गया। धीरे धीरे लैंड कंपनी के शेयर्स और नीचे गिर गए। यांग ने छोटी सी उम्र में ही बिजनेस हैंडल कर लिया। उसके फादर के दोस्त ने सब कुछ संभाला, जो कि और कोई नहीं जियांग फेंगमिया थे, विंग के फादर। यांग विंग को बचपन से ही जानती थी। विंग उसका बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था। जियांग फेंगमिया ने उसकी बहुत मदद की। जियांग फेंगमिया ने अपने बिजनेस के साथ साथ यांग यांग के फादर का भी बिजनेस संभाला। हालांकि वो लैंड कंपनी के शेयर हाइट तक तो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने उनके शेयर को इक्वल लेवल पर रखा। जब यांग यांग 16 साल की हुई, उसने पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया, सिर्फ 16 साल की उम्र में।
उस वक्त तो कोई भी उस पर यकीन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ बहुत मुश्किल से हैंडल किया और उसने वांग जी को बड़ा किया। धीरे धीरे उसके मदर फादर की डेथ के बाद धीरे धीरे उसकी वो हंसी, उसकी खुशी, सब कुछ सील होती गई। और यांग यांग खुद को एक ऐसे कवर में उसने खुद को सील कर लिया जहाँ उसकी खुशियाँ, उसकी हंसी खुशी, उसके इमोशन सब कुछ दफन हो गए। जियांग फेंगमिन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो यांग यांग को पहले जैसा नहीं बना पाए। विंग बचपन से उसे जानता था, उसकी हंसी खुशी उसने खूब सब कुछ देखा था। उसने यांग यांग के डर को देखा था, उसके आंसुओं को देखा था, और उसने यांग यांग को चुप होते हुए भी देखा था। इसलिए विंग से अच्छा उसे कोई नहीं जानता था। यांग यांग ने बहुत जल्दी सब कुछ हैंडल किया और ऐसे ही उसने वांग जी को बड़ा किया। यांग यांग प्रेजेंट टाइम में यांग यांग जो कि अभी दरवाजे के पास बैठी हुई थी, ये सब वो सोच रही थी। उसकी आंखें तब ओपन होती हैं जब उसके चेहरे पर सूरज की धूप आती है। यांग यांग अपनी आंखें खोलती है। वो पूरी रात नहीं सोई, पूरी रात उसने बस अपने पास्ट के बारे में सोचा। वो अपनी आंखें खोलती है, सारी तरफ देखती है, सब कुछ देखती है। वो उस अलमारी को देखती है जहाँ उसने वांग जी को बचाया था। उसके कमरे में सारी चीज़ें हाई टेक क्वालिटी की थी, बस इस अलमारी को छोड़कर। इस अलमारी को उसने कभी चेंज नहीं किया। यांग यांग उस अलमारी के पास जाती है, उसे टच करती है और फिर वो अपने कपड़े दूसरी अलमारी से निकालती है और तैयार होकर नीचे आती है। वो देखती है कि वांग जी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है। यांग यांग उसके लिए खाना बनाती है। वांग जी खाना खाता है। वो अपनी बहन को अपनी चोरी चोरी नज़रों से देखता है। यांग यांग चुपचाप खाना खा रही थी, लेकिन वो फिर बीच में रुक कर कहते हैं, क्या बात है? जो सुनकर वांग जी अपनी बहन के पास अपनी चेयर को खिसकाते हुए उसके पास आकर पूछता है, क्या आप ठीक हो? जो सुनकर यांग यांग उसकी तरफ देख कर कहती, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो सुनकर वांग जी अपने हाथ में स्पून लेता है, थोड़ा सा फूड लेता है, यांग यांग के मुंह के पास लाकर कहता है, चलिए मुंह खोलिए। जिस पर यांग यांग वांग जी की तरफ अजीब नज़रों से देखती है। वांग जी बहुत प्यार से कहता है, खोलो ना, मैंने आपको अपनी आँखें बड़ी बड़ी करके देखने के लिए नहीं कहा, मुंह खोलने के लिए कहा है, मुंह खोलो। इस पर यांग यांग धीरे से अपना मुंह खोलती है। वांग जी उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। देखकर यांग के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आती है। वांग जी भी स्माइल करता है। वो दोनों ऐसे ही आराम से खाना खाते हैं और फिर उसके बाद यांग यांग वांग जी को कॉलेज छोड़ कर आती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में वेंचिंग, जो कि वांग जी का वेट कर रही थी, वांग जी को देखती है। वांग जी को सही सलामत देख कर वेंचिंग को अजीब लगता है, क्योंकि वांग जी के पीछे जो वो लड़के थे उन्हें और किसी ने नहीं, वेंचिंग ने ही भेजा था ताकि वो वांग जी को हर्ट कर सके, हार्म कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़के हॉस्पिटल में थे और वांग जी सही सलामत यहाँ था। ये चीज़ वेंचिंग को हजम ही नहीं होती और उसे इस चीज़ पर गुस्सा आता है। वेंचिंग अपने मन में कहती है, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुम नहीं बच पाओगे। और ये सोचकर वेंचिंग अपने फेस पर फिर से वही अच्छाई का मुखौटा लगाकर वांग जी के पास जाती है। वांग जी वेंचिंग को देखता है और वेंचिंग के पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वेंचिंग भी वांग जी से बहुत प्यार से स्वीटली बात करती है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।